हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस टीवी चैनल पे। बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम हुआ था प्री बोर्ड का साइंस का। तो इस वीडियो में हम इस जो प्री बोर्ड का आपका एग्ज़ाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट का, उसके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। और टोटल इसमें 39 क्वेश्चंस है, जिसमें 20 एमसीक्यूज़ और 6 2 मार्क्स के, 7 3 मार्क्स के और 5 क्वेश्चंस जो है वो 3 क्वेश्चंस जो है आपके वो 5 मार्क्स के हैं और 3 क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज से। तो पहला क्वेश्चन है आपका संतुलित समीकरण। ये आपको बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है। तो 2 और 1, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको यहाँ दिख ही रहा है। फिर है किस पदार्थ को प्रबल अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब इसमें कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप देखो ये तीनों तो नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है। तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में लवण और जल का निर्माण होता है, तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर ये है। जैसे फॉर एग्जांपल आप HCl और NaOH, यही एक एसिड और बेस के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो इसमें आपका NaCl एक सॉल्ट बन जाता है, प्लस वाटर इसमें से निकलता है। तो ये 2 बनते हैं, लवण और जल। चौथा है व्हाट हैपेंस, ये क्या होता है जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो आपको पता है सोडियम जो है बहुत अभिक्रियाशील धातु है, और जब भी ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बहुत अधिक मात्रा में ये हाइड्रोजन गैस बनाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और इसी कारण से बहुत जल्दी ये जल जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ज्वलनशील गैस है और बहुत जल्दी इसमें आग लग जाती है। तो ये इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपका ये, और इसका है इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर एंड सोडियम एंड हाइड्रोजन। 5th क्वेश्चन है आपका कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनता है। तो ये आपको पता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। तो एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या बनेगा, एस्टर, जो कि स्वीट स्मेल, मीठा स्मेल होता है। तो एस्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है पोषण की किस पद्धति में जीव एक दूसरे जीवित को मारे बिना, तो जब बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं परजीवी। जिस उदाहरण है आपका अमरबेल, इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया किससे संबंधित है। तो प्रतिवर्ती क्रिया स्वैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया केवल मस्तिष्क में होती है, इसके लिए सचेत विचार की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है कि कोई भी एक्शन के प्रति, जो कोई भी स्टिमुलाई के प्रति जो आपका रिस्पॉन्स है वो आप बिना चाहे करते हो, तो अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है, और ये मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल होता है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद है पौधों में जो बीजांड है वो किससे उत्पन्न होता है। तो आपको पता है पौधों में जो अंडाशय है उसी से बीजांड बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी, जो आपके ओव्यूल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो ओवेरी के अंदर होते हैं आपके। नेक्स्ट है जब बिंब को फोकस से परे रखाता है तो उत्तल लेंस की दूरी। तो आपको पता है जब उत्तल लेंस में अगर हम F से दूर रखे वस्तु को, F और O के बीच में रखेंगे तो इधर बनेगी इमेज, लेकिन अगर F से दूर रखेंगे किसी वस्तु को तो हमेशा इस तरफ बनेगा। तो लेंस द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा, तो हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। तो उल्टा और वास्तविक। ये देखो, वैसे भी ऑप्शन से भी आप देख सकते हो, आभासी सीधा कभी बनता नहीं है, सॉरी आभासी और सीधा बनता है, लेकिन वो जब फोकस से अंदर हो। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता था, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होगा आपको, आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा। तो आभासी सीधा उत्तल लेंस या अवतल दर्पण कब बनता है, जब हम फोकस और पोल के बीच, या उस लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे। लेकिन इसमें कहा गया फोकस से दूर रखना है, तो जब फोकस से दूर रखेंगे तो हमेशा दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनेगा, और जो वो बनेगा तो हमेशा वास्तविक और उल्टा। तो इसका हो जाएगा आपका एस्टर, दिस इज़ पैरासिटिक, और इसमें है एन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। नेक्स्ट दिस इज़ ओवेरी एंड दिस इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आयु के साथ लेंस के कम लचीले होने के कारण दृष्टि प्रभावित होने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो
आयु के साथ, जब आप आयु के साथ अगर हम वैसे कहें निकट दृष्टि प्रभावित होती है, लेकिन जब आयु के साथ दृष्टि दोष होता है तो उसे हम कहते हैं ज़रा दूरदृष्टिता। तो इसका सही उत्तर है ज़रा दूरदृष्टिता या पर्स बायोपिया। फिर है किसी प्रतिरोध पर विभव या वोल्टेज दोगुना कर दिया जाए तो इससे प्रभावित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको पता है V = होता है IR, ठीक है। अब इसमें I की अगर देखें हम वैल्यू तो I होता है आपका V/R। तो यहाँ R अगर फिक्स है तो I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के बराबर हो जाता है। तो अगर वोल्टेज को डबल कर देंगे तो आपका विद्युत धारा जो है वो भी दोगुना हो जाएगा। फिर है एक पार्श्व क्रम परिपथ में एक शाखा विफल हो जाएगा तो अन्य शाखाओं में धारों का क्या होता है, तो वो समान रहती है, इसीलिए पार्श्व क्रम परिपथ ज़्यादा आसान रहता है। अगला है विद्युत शक्ति के लिए कौन सा कथन सही है, तो ये हमने पढ़ा है PVI, इसको आप VIP से याद रख सकते थे। VI = P होता है आपका VIP। तो वोल्टेज और करंट, विद्युत धारा और वोल्टेज, मतलब शक्ति जो है धारा और वोल्टेज का उत्पाद है, ये आप लिख सकते हो। तो वोल्टेज अनुपात नहीं है, ये भी गलत है, तो ये सही उत्तर है वोल्टेज इनटू दिस। अगला है जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक बल का अनुभव करता है, बल अधिकतम कब होगा, जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण होता है। तो ये आपने जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था जिसमें तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम, तो ये है आपका प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट इट्स डबल्स, it remains the same when parallel circuit one branch fails, what happens to another, तो current remains same। 13th which of the following statements is true about electric power, so you can remember from VIP, तो VI = P, तो voltage into current is power। now when a current carrying conductor is placed in magnetic field then the maximum force experienced at angle 90 degree। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो हमने पढ़ा था अगर वो एक सीधा विद्युत धारावाही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस तरीके से रहता है, तो जिसे हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, तो वृत्ताकार और समकेंद्रिक। नेक्स्ट है किसी पारितंत्र में उत्पादकों की क्या भूमिका है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो पौधों की भूमिका है। फिर है अब आपका अभिकथन और कारण वाला, इसमें दोनों सही है तो A, व्याख्या सही है तो A, दोनों सही व्याख्या गलत तो B, अभिकथन सही कारण गलत तो C, अभिकथन गलत कारण सही तो डी। पहला है एल्कीन एक समजातीय श्रेणी है जो सामान्य सूत्र CnH2n द्वारा विशिष्ट होता है, तो ये तो सही है आपका, लेकिन एल्कीन में कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक त्रि-आबंध होता है, तो ये गलत है, उसके बीच में द्वि-आबंध, डबल बॉन्ड या द्वि-आबंध होता है आपका, तो ये गलत है आपका, ये सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 18th है, इसमें 15th वही हम देखें तो ये आपका हो जाएगा सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। एंड 17th, द आंसर ऑफ 17th क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, असर्शन इज ट्रू, रीजनिंग इज फॉल्स। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है मटर के पौधे में लंबाई और बौनेपन जैसे लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत मिलते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है। और जब एक लंबे समयुग्मी लंबे पौधे मतलब कैपिटल टी को बौने मटर के पौधे के साथ संकरण किया गया स्मॉल टू, तो F1 में मध्यम आकार आया, तो ये तो गलत है, उसमें भी लंबा आकार आता है, तो ये आपका फॉल्स है, ये ट्रू है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है कुचालक ऐसे पदार्थ है जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देती, ये सही है। कुचालक में इलेक्ट्रॉन कसकर बंधे होते हैं, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल दोनों सही कहा गया है, तो दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है अजैव निम्नीकरणीय सामग्रियाँ पर्यावरण प्रदूषण में योगदान नहीं करती, ये तो गलत हो गया यहीं से, तो पहला गलत है। उसके बाद ये सामग्रियाँ बिना टूटे लंबे समय तक पर्यावरण में रहती हैं,
तो ये सही है, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ए फॉल्स बी ट्रू। नाउ अब ये 1 से 20 क्वेश्चन तक जो 1 मार्क MCQs थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब है आपका खंड ख का क्वेश्चन जो कि 2-2 मार्क्स का है। इसको भी थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं कि पहला कहा गया है प्रयोगशाला में प्रयोग के समय कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो बनेगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बैलेंस्ड भी है, बहुत आसान है। उसके बाद है मानव शरीर, इसमें बताना है कि क्या महत्व है वास्तविक जगत के अनुप्रयोगों में। तो आपको पता है ये जो अभिक्रियाएं हैं ये सीमेंट बनाने में, जो लाइमस्टोन से सीमेंट बनाने में इसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट है मानव शरीर के भीतर परिवहन में प्लाज्मा की क्या रोल है, प्लाज्मा की क्या भूमिका है। प्लाज्मा परिवहन करने वाले 2 पदार्थों का नाम बताना है। तो ब्लड प्लाज्मा का मेन रोल क्या क्या है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, हार्मोन्स, इन सब का ट्रांसपोर्ट करना, और उसमें होता क्या क्या है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सभी होते हैं। तो बहुत आसान है। नेक्स्ट है कार्बन कई तत्वों के साथ स्थिर आबंध बनाने में सक्षम है। 2 कारण बताने हैं, तो यही कि कार्बन ना ही 4+ या 4- बना पाता है, यह सहसंयोजी आबंध बनाता है। एक तो आपका सहसंयोजी आबंध वाला बताना था, और एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी मतलब श्रृंखलन की प्रॉपर्टी। तो ये 2 आपको इसमें इम्पोर्टेंट बताना था, सहसंयोजी आबंध और श्रृंखलन। फिर है समजातीय श्रेणी की अवधारणा। तो समजातीय श्रृंखला के एक सदस्य दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो इसमें CH2 का अंतर होता है, ये आपको पता है। समजातीय श्रेणी का आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन देना था। इसमें अगर देखें तो इसका है ऑप्शन नंबर, ये है आपका C, दिस इज A एंड दिस इज D। नाउ ये भी हमने कर ही लिया, ये भी कर लिया। तो लगभग क्वेश्चन को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नहीं मैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड दे डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन और CH2 एंड बाय 14 U मास। तो इससे आप बता सकते हो। नाउ 24th क्वेश्चन है आपको जलानुवर्तन यानी हाइड्रोट्रोपिज्म, रसायनुवर्तन यानी कीमोट्रोपिज्म का एक आपको किस स्टिमुलाई के कारण ये रिस्पॉन्स होता है वो आपको बताना है, इसका स्टिमुलाई बताना है और एक एग्जाम्पल देना है। तो जो हाइड्रोट्रोपिज्म वो किसके कारण होता है, जलानुवर्तन, वो होता है आपका जल के कारण। और उसमें होता क्या है, तो जड़ों की जो गति है, उदाहरण आपका जड़ों की गति को आपको बता देना है कि मूवमेंट ऑफ रूट्स। थर्ड है रसायन अनुवर्तन, ये किसके कारण होता है, तो रसायन के कारण होता है, केमिकल्स के कारण होता है। और उदाहरण क्या है, तो आपका जो पोलन ट्यूब है उसका ग्रोथ करना, पोलन ट्यूब जिसे हम कहते हैं पराग नली का विकास, इंग्लिश में पोलन ट्यूब और पराग नली का विकास, ये आप इसका एग्जाम्पल दे सकते थे। आसान क्वेश्चन था। अगला है एक विषम युग्मजी पौधे कैपिटल T स्मॉल t को एक दूसरे विषम युग्म पौधे के साथ संकरण किया जाए तो जीनोटाइप क्या होगा, आपको पता है ये क्रॉस F2 क्रॉस ही की तरह ही होगा। मेंडल में जब F1 जनरेशन के दोनों कैपिटल T स्मॉल t के साथ क्रॉस किया गया था तो क्या आता है, जीनोटाइप 1, 2, 1, ठीक है। और एक छोटा पौधा प्राप्त करने की संभावना क्या है, तो इसमें जो रेशियो आता है आपका वो 3:1 का आता है फिनोटिपिक रेशियो, और संभावना अगर देखें तो 1/4 यानी कि 25%। तो आप इसमें प्रतिशत में लिखना चाहो या 1/4 लिखना चाहो। फिर है मानव में लिंग निर्धारण के व्याख्या, तो ये आपको पता है जो इसमें मेल है उसमें X और Y गैमेट्स होते हैं, फीमेल में X और X गैमेट्स होते हैं। इससे X और इसका X मिल गया तो XX होता है, इसका X और इसका दूसरा X मिला तो XX और इनका Y मिलेगा तो XY और XY। इस तरीके से आपको गैमेट से ये एक्सप्लेन करना था, जिसमें 50-50 चांस होता है, 1:1 का रेशियो होता है मेल और फीमेल चाइल्ड होने का। अगला है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशिष्ट विशेषताएं क्या होती हैं, तो समतल दर्पण में बनने वाले की क्या विशेषताएं होती हैं, समान आकार,
आभासी, सीधा और पार्श्व परिवर्तित होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। अगला है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, मैंने कर लिया। और दर्पण से बिंब की दूरी की तुलना में प्रतिबिंब की दूरी कैसे की जाती है, तो प्रतिबिंब की दूरी हम कैसे निकालते हैं, तो जितना आपका वस्तु की दूरी होती है दर्पण से उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी भी होती है दर्पण से, तो ये आपको पता है। अगला है 27वां क्वेश्चन, पहचाने कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। चूना पत्थर को गर्म किया जाता है। ये देखो सेम क्वेश्चन आपको एक बार दो बार दे दिया है। पहला जो आपको कहा गया है यहाँ पे 21वां क्वेश्चन अगर देखो, इसमें भी यही कहा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हो या गर्म करके तोड़ रहे हो, और इसमें भी यही कहा गया है कि चूना पत्थर को गर्म किया जाता है। तो चूना पत्थर और कुछ नहीं कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब आप इसको हीट करोगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत आसान है ये तो। मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाए तो Mg और प्लस O2 गिव्स 2 MgO, और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। तो ये बहुत बार हमने किया है, बहुत बार, ये बहुत इजी रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, स्टेट आप इसमें रख देना, ये सॉलिड ये एक्वस, और फिर इसके बाद ये बन जाएगा आपका आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा, ये ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट है ये हमने कर लिया, यहाँ हो जाएगा वाटर या मूवमेंट ऑफ रूट्स। इस केस में कीमोट्रोपिज्म का जो एग्जाम्पल है वो किसकी वजह से होता है, केमिकल्स की वजह से। और आपका एग्जाम्पल देना है तो पोलन ट्यूब का जनरेशन। नेक्स्ट है जीनोटाइप, अभी हमने पढ़ा 1:2:1, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। और फिनोटिपिक में 3:1 का होता है, तो 1/4 यानी 25%, और ये हमने कर ही लिया। फिर है प्लेन मिरर में, ये भी अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज और लेटरली इन्वर्टेड, ये 4 बनते हैं आपके। और सेम साइज है तो सेम डिस्टेंस, और डिस्टेंस जितना मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतना ही मिरर से इमेज का हम डिस्टेंस लेते हैं। नेक्स्ट है लाइमस्टोन को हीट करोगे 21 क्वेश्चन की तरह ही, जैसे अभी हमने कर लिया इसको। मैग्नीशियम रिबन, आयरन नेल, ये क्लियर हो गया। उसके बाद है समजातीय श्रेणी के तीसरे और चौथे सदस्य का आणविक सूत्र, जिसका पहला सदस्य एथाइन है। अगर फर्स्ट एथाइन है तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, तीसरा क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H, 2N-2 होता है तो 4 दूना 8 -2, तो C4H6 हो जाएगा ब्यूटाइन का। और चौथा सदस्य हो जाएगा पेंटाइन, तो पेंटाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें एक CH2 बढ़ा दो तो C5H8। अगला है प्रकार्यात्मक समूह शब्द की परिभाषा आपको बतानी है। तो जो किसी समूह के साथ जुड़ के उसके गुणों में परिवर्तन ले आए उसे हम कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह। इसका अगला समजातीय श्रेणी लिखना है, तो एक H2 ऐड कर दो CH2, तो ये हो जाएगा C6H12, इसका हो जाएगा आपका C4H6, तो ये हो जाएगा आपका 4 कार्बन है तो इसको हम कहते हैं ब्यूट। और ये आपको पता है C4H6 जो है ब्यूटाइन हो जाएगा आपका। और इस केस में ये जो है आपका हेक्सीन हो जाएगा, हेक्सीन, नाम भी लिखना है आपको इसमें। अगला है पादप हार्मोन क्या है, एक पादप हार्मोन का नाम बताना है। तो पादप हार्मोन जो केमिकल्स कोऑर्डिनेशन के लिए या नियंत्रण के लिए पादपों द्वारा स्रावित होते हैं और अलग अलग कार्य पौधों में इसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना था। अब पौधे की वृद्धि का संदमन मतलब कम करता हो तो वो हो जाता है आपका एब्सिसिक अम्ल। कौन सा होता है, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल, ABA जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। फिर है कोशिका विभाजन, तो सेल डिवीजन को साइटोकाइनिन, तो इसका हो जाएगा साइटोकाइनिन। तो दोनों एंजाइम का और इसका पादप हार्मोन का लिखना था आपको।
30वां क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने परीक्षणों के लिए मटर को क्यों चुना? तो 4-5 कारण थे, बहुत सारा। एक तो छोटा लाइफ स्पैन है, मतलब आयु कम होती है। बहुत सारे विसर्पयापी लक्षण है, जैसे पौधों का रंग, पौधों की बनावट, फूलों का रंग, उसके पॉड कलर, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं। तो ये 2 मेन मुख्य कारण थे। दूसरा, मटर के 2 विपरीत दृश्यमान लक्षण। तो अभी जैसे हमने कहा, आप बहुत सारे थे। पौधे की हाइट में लंबा और बौना, फूल, पौधे के बीज में गोल और झुर्रीदार, रंग में आप देखो पीला और हरा, और भी बहुत सारे। टोटल 7 है। इसको हमने डिटेल में जो हमने वीडियो डाली थी बायोलॉजी की, उसमें आप देखोगे सारा दिख जाएगा आपको। फिर अगला है, नीचे दी गई तालिका में 2 लक्षणों के जीनोटाइप और फिनोटाइप को दर्शाती है। आँख का रंग है कैपिटल बी काला, स्मॉल बी नीला। त्वचा का रंग कैपिटल एफ गोरा और स्मॉल एफ गहरा, ये सांवला। अब आपको बताना है कि देव जिसकी आंखें काली है, त्वचा का रंग गहरा है, तो कैपिटल बी स्मॉल एफ ने भूमि से विवाह किया, जिसकी आंखें नीली हैं और त्वचा का रंग गोरा है, तो ये वाले इसके जीनोटाइप है। तो संतानों के संभावित जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होंगे? तो इसमें आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बताना था। तो आपको इसमें बताना है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप किस किस तरह के। फिनोटाइप अगर देखें तो जब हम इसका बनाएंगे तो इससे बनेगा आपका कैपिटल बी स्मॉल एफ गैमेट बनेगा, इससे बनेगा स्मॉल बी कैपिटल एफ। तो इससे अगर आप देखो तो कैपिटल बी कैपिटल एफ स्मॉल एफ, तो इसका मतलब है सभी जो है कैपिटल बी वाला आएगा, मतलब आँखों का रंग सबका काला होगा और त्वचा का रंग सबका गोरा होगा। तो सभी काले और आँखों रंग वाले और गोरे बनेंगे। तो ये बनेगा आपका F1 जनरेशन में। अगर F2 होता तो आप बताते। और ये आपका जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप मतलब सभी इसके आँखों के रंग काले होंगे और त्वचा का रंग गोरा होगा। ये एक क्रॉस करना था आपका। अगला है, किसी छात्र ने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करके 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के बिंब को पर्दे पर फोकसित कर लिया। यह बिंब दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो लेंस सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। इसका आपको इस्तेमाल करना है। और अगर आप देखो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी हो जाएगा +20, ठीक है। बिंब की दूरी हो जाएगा आपका -30। बस फॉर्मूले में रख दो 1/v, तो 1/+20 माइनस का इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो +1/-30, तो ये माइनस हो जाएगा। 20 और 30 कैल्शियम हो गया आपका 60, तो 20×3 = 60 माइनस 30×2 = 60, तो 1/60। तो v की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 60 सेंटीमीटर। तो मतलब ये 60 सेंटीमीटर जो वस्तु है उससे दूर होगा। और अगर आप देखो तो 20 है फोकस दूरी, तो 2f कितना हो जाएगा? 40। तो 2f से परे होगी ये वस्तु। रखी कहाँ गई है? f और 2f के बीच में। और अगर हम देखें आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो मैग्निफिकेशन से पहले आप निकालो। मैग्निफिकेशन यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा +v/u। तो प्लस का वैल्यू है 60 और u की वैल्यू है 30। तो जब आप 60/30 करते हो माइनस में है तो ये आ जाएगा -2। मतलब वस्तु का आकार 2 गुना है लेकिन माइनस है, इसका मतलब उल्टा है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। और अगर पूछा जाए प्रतिबिंब कैसा है, तो प्रतिबिंब उल्टा है, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब बना है, तो वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो ये अभी हमने कर लिया इसको डिटेल में। अगला है इनहिबिट्स ग्रोथ में, ये हो जाएगा आपका ABA एब्सिसिक एसिड, और प्रमोट सेल डिवीजन में साइटोकाइनिन, ये अभी हमने कर लिया था। मेंडल ने क्यों? क्योंकि शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ और फिनोटिपिक कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, ये हमने अभी इसमें एक्सपेरिमेंट कर ही लिया, ठीक है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्यूज शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग के कारण सर्किट और उपकरणों को क्षति से कैसे बचा सकता है? कि अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग से हम सर्किट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। दूसरा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए, मतलब जो करंट है उसको मेजर करने के लिए किस अप्लायंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होता है आपका एमीटर। हमने पढ़ा था, बहुत बार पढ़ा है इसको, एमीटर। और इसको परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसको जोड़ा जाता है सीरीज़ में। 1 एम्पियर क्या होता है आपका? तो 1 जूल पर कूलम।
तो इसमें अगर देखो इसका आंसर क्या होगा कि फ्यूज़ को आप क्या करोगे, जो लाइव वायर है उसके साथ हम जोड़ देंगे, और अगर बहुत ज़्यादा करंट आएगा, ओवरलोडिंग होगा, तो जो फ्यूज़ है वो पिघल जाएगा। पिघलने के बाद सर्किट ब्रेक हो जाएगा, परिपथ ब्रेक हो जाएगा और क्षति नहीं होगी। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का, और 1 एम्पियर का मतलब होता है एम्पियर को तो 1 कूलम प्रति सेकेंड। जैसे Q = होता है आपका IT, तो I हो जाएगा आपका Q/T। तो 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड तक फ्लो होता रहे, तब आपका जो विद्युत धारा है वो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, 1 कूलम प्रति सेकेंड। अगला है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में। तो खाद्य श्रृंखला एक सीधी रेखा में रहती है, और जब एक से अधिक खाद्य श्रृंखला आपस में एक दूसरे के साथ मिश्रित होती है तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। टिड्डे घास मेंढक से बनी खाद्य श्रृंखला। टिड्डे घास मेंढक, तो जो सबसे पहले घास को खाया टिड्डे ने और टिड्डे को मेंढक ने। इसमें कहा गया है कि टिड्डे की आबादी कम हो जाती है। टिड्डे की आबादी कम हो जाएगी तो घास को तो मेंढक खा नहीं सकते, तो घास की आबादी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन टिड्डे की आबादी कम होगी तो मेंढक की आबादी भी कम होने लगेगी, तो घास बढ़ जाएगा, मेंढक कम हो जाएगा। तो पहले और तीसरे में क्या अंतर होगा, तो पहला पोषी स्तर बहुत बढ़ जाएगा और तीसरा बिल्कुल ख़त्म होने पे आ जाएगा, कमी आ जाएगी उसमें। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, तो जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करे, मतलब जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी जल और लवण दे, और जो क्षार के साथ अभिक्रिया करके जल और लवण दे। और आपको पता है सिर्फ 2 ही ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो इन दोनों में ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। सोडियम और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर होता है 11, तो 2 8 1, और ऑक्सीजन का होता है आपका 8, तो ये हो जाएगा 2 और 6। इतना आसान है। इन दोनों के सहयोग से जो यौगिक बनेंगे, तो आपको पता है सोडियम जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये पॉजिटिव बनाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच बनेगा आयोनिक यौगिक। आयोनिक यौगिक की क्या क्या खास बातें होती है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, या जैसे हम कहते हैं गलनांक बहुत अधिक होगा, क्वथनांक बहुत अधिक होगा, और ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे। ये सब आप बहुत आसानी से बता सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर है आपको बताना है पारा के अयस्क को गर्म किया जाता है, तो इन सब के लिए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34वां है। तो सिनाबार या पारा का अयस्क किस में होता है, सल्फेट के साथ है। तो HgS को जब आप गर्म करते हो, गर्म करने का मतलब है आप इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हो, तो बन जाएगा आपका HgO + SO2। और इसको बैलेंस करने के लिए अब अगर देखो यहाँ O कितने हैं, 2 और 1 3 है, यहाँ Hg 1 है, तो 2 और 3 कैल्शियम होता है 6, तो यहाँ आप 3 लगाओ सबसे पहले। तो ये इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, तो HgS प्लस हो जाएगा आपका 3O2, फिर यहाँ आपका HgO + SO2। ठीक है। अब यहाँ Hg है, यहाँ Hg सेम है, यहाँ SO2 है, ये 6 था आपका, यहाँ अगर 2 लगाते हो आप तो ये 4 हो गया, तो यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे, तो ये बैलेंस हो गया। अगला है C2O और CuS, मतलब कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड के मिश्रण को अगर गर्म करें तो क्या होगा, तो मतलब है आपका Cu2O कॉपर ऑक्साइड प्लस Cu2S, इसको जब आप गर्म करोगे तो बनेगा आपका कॉपर प्लस सल्फर ऑक्साइड। बस बैलेंस करने के लिए अगर देखो तो आपका ये हो जाएगा कितने, 6 कॉपर, ऑक्सीजन यहाँ इसको करो, सिंगल नहीं रहना चाहिए, हमेशा पेयर्ड में रहता है, तो 2 ये हो गया 2, यहाँ 2, ये S, तो S कॉपर 2 और 4 6, हाँ तो बैलेंस्ड है। अगला है जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ, तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो ये हो जाएगा आपका जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अब यहाँ पे 2 ले आओ, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ 2 कर दो, बैलेंस हो गया। अगला है आयरन 3 ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ, तो आयरन 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा Fe3O4 प्लस एल्युमिनियम, तो ये हो जाएगा Al2O3। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है
हो जाएगा आपका Al2O3 और प्लस में आयरन, और बहुत ज़्यादा हीट भी निकलता है इसमें, आप ध्यान रखना। थर्मिटोर रिएक्शन में यही करते हैं ना। अच्छा, इसमें अगर आप देखो बैलेंस करने के लिए यहाँ अगर आप 3 लगा देते हो, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, अच्छा सॉरी ये Fe2O3 होगा ना, आयरन 3 ऑक्साइड, Fe2O3 सॉरी। तो इस केस में यहाँ आपका 2Fe हो जाएगा, और Al2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, O3 है तो ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड का भर्जन। भर्जन का मतलब क्या होता है, तो भर्जन का मतलब होता है इसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना। तो जिंक सल्फाइड होता है ZnS, जब आप इसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करोगे तो ये जिंक अलग हो जाएगा, और अगर आप देखो इसमें सबसे पहले जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। तो अब इसको बैलेंस अगर आपने किया तो कितना हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड 2, और हाँ तो 2 जब भी ऐसा है तो यहाँ 3 लगाओ, तो ये 3 2 6, तो यहाँ 2 लगाओ, और यहाँ आप लगाओ 2 4 2, यहाँ 2, तो ये बैलेंस हो गया 2 3 2 2। अच्छा, इसमें एक ये ध्यान रखना, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ही आना था, ये बैलेंस ऐसे ही सिर्फ डायरेक्ट बैलेंस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस थे। तो ये तो हमने कर ही लिया इसको डिटेल में, ये भी सब पढ़ लिया, सिनेबार वाले ही कर लिया। अगला है 35वां क्वेश्चन कि ब्रायोफिल्म और राइजोपस में जो प्रजनन की विधियां हैं उनका नाम बताना। तो ब्रायोफिल्म में कौन सा होता है आपका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसे हम कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और यह जिसे आप कायिक प्रवर्धन, हिंदी में कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। और राइजोपस में बीजाणु समासंग हिंदी में, और इंग्लिश में उसे कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो बीजाणु समासंग या स्पोर फॉर्मेशन, आप हिंदी में उसे कह सकते हो बीजाणु समासंग, इंग्लिश में कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, आप इसको यही लिखना था। नेक्स्ट है खंडन और पुनर्जनन। तो खंडन और पुनर्जनन में आपको अंतर बता देना है कि खंडन में जो शरीर, तो खंडन में क्या होता है कि जो जीव है वो एक तो स्मॉलर जीव में होता है, जैसे स्पायरोगायरा में होता है, उसमें एक कोशिकाएं आपस में विभाजित हो जाती हैं, तो उससे एक कोशिका से दोबारा पुनः उस जीव का निर्माण हो जाता है। पुनर्जनन में या तो किसी अंग का दोबारा निर्माण हो जाएगा, या किसी भी अंग से पूरे शरीर का भी निर्माण हो सकता है। तो ये पुनर्जनन प्लेनेरिया में होता है, ये स्पायरोगायरा में। आपको लिख देना एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, तो इसका बहुत कॉमन उदाहरण था पपीता या पपाया। उसके बाद कायिक प्रवर्धन, या इसका तरबूज भी इसका एक उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, 2 लाभ ये आप इजीली बता सकते हो कि जब अलैंगिक जनन की विधि पौधों में होती है उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उसके लाभ की सूची, जो बीज रहित पौधे प्राप्त करने के लिए, और जो पौधे जिनमें बीज नहीं होता उनको ग्रो करने के लिए जल्दी होता है। ये हमने पढ़ा था। फूल वाले पौधों में परागन के 2 वाहक, तो कीट पतंगे हो सकते हैं, परागन हवा के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है। कीट वालों जो फूल वाले पौधे हैं उनमें खासकर वायु के द्वारा और कीट पतंगों के द्वारा और इंसानों के द्वारा भी होता है। ये इनमें से कोई सा भी आप लिख सकते हो। अगला है पक्षमाभी पेशियों का महत्व और परितारिका का कार्य। तो पक्षमाभी पेशियां क्या होती हैं, तो वो जिसे हम कहते हैं सिलियरी मसल्स, इसका काम होता है जो हमारी आँखों की लेंस है उसके फोकस को घटाना और बढ़ाना, और ये वस्तु को देखने के हिसाब से हमारे आँखों के फोकस को एडजस्ट करती है ताकि रेटिना में प्रतिबिंब बन सके। और परितारिका का क्या कार्य होता है, परितारिका जिसे हम कहते हैं आइरिस, जो कि हमारे पुतलियों का आकार नियंत्रित करता है। और पुतली का आकार किस बात को नियंत्रित करता है, कितना प्रकाश आँखों में एंटर करेगा। अगर जरा दूरदृष्टि से कैसा, तो बाईफोकल लेंथ, ये तो बहुत आसान है। बाईफोकस प्रिज्म के प्रकाश के अपवर्तन के संदर्भ में निम्न को, तो अपवर्तन कोण आपतन कोण, तो इस तरह से आपको बता देना है। और अपवर्तन कोण और आपतन कोण क्या होता है इसमें आपको बता देना था। जैसे ये अगर आपतन कोण हो गया और ये प्रिज्म पे 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल है ये हो गया आपका अपवर्तन कोण, ये हो गया आपका आपतन कोण।
और सफ़ेद प्रकाश के विक्षेपण, तो ये प्रिज्म से विक्षेपित होगा तो 7 अलग अलग रंग में विभाजित होता है जिसे हम कहते हैं विबग्योर। तो सबसे अधिक कौन जाएगा तो वॉयलेट, सबसे कम झुकता है वो है आपका रेड। और क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य के हिसाब से, जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा वो उतना ही कम झुकेगा। तारा कभी अधिक चमकीला या फीका दिखाई देता है तो इसको हम कहते हैं तारे का टिमटिमाना। इस प्रभाव को कहा जाता है टिमटिमाना या ट्विंकलिंग, इंग्लिश में ट्विंकलिंग। कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, या जिसे हम कहें प्रकाशीय अपवर्तन, या हमारे वातावरण जो हमारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये होता है। तो इसको हमने डिटेल में देख लिया, अब इसको लिख सकते हो। अगला 37वां क्वेश्चन है कि किसान अपने खेत में एकत्र किए गए अलग अलग मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करता है, ये पीएच है। अब इसमें बताना है कि कौन सा मिट्टी के नमूने क्षारीय हैं, क्षारीय या बेसिक कौन से होते हैं जिनका 7 से अधिक हो पीएच। तो इसमें से नमूना बी है, नमूना सी है, तो ये दोनों आपके क्षारीय हैं। अम्लीय मिट्टी में फसलों की वृद्धि के सुधार के लिए क्या सुझाव दोगे? तो अम्लीय में हम कैल्शियम ऑक्साइड या चूना मिला देंगे, जिससे पानी मिलाने के बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि एक क्षार का कार्य करता है। तीसरा है इमली और नेटल के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम। तो इमली में होता है आपका टार्टरिक अम्ल और नेटल के डंक में होता है आपका फॉर्मिक अम्ल, ये आपको पता होना चाहिए, मिथेनोइक अम्ल। उसके बाद चौथा है कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और इसकी जांच के लिए पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव का रखरखाव कार्य। ये आपको बताना है 2 प्रकार के पोषण। तो 2 प्रकार के पोषण आप बता सकते हैं, स्वपोषण, विषम पोषण, और उसमें फिर पर पोषण, बहुत सारे हैं, इसको आप आसानी से बता सकते हो। फिर हम खाना खाते हैं, हमारे पेशी कोशिका में अवायवीय श्वसन के दौरान इस भोजन का क्या होता है? तो अवायवीय श्वसन के दौरान जो बनता है पायरुवेट से, वो बनता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण क्रैम्प्स आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पौधों के लिए किस प्रकार उपयोगी होता है? तो जब पौधों में जो पानी के बैलेंस को बनाए रखने के लिए होता है और स्टोमेटा के द्वारा पानी, एक्सेस पानी को बाहर निकालना, उसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। और मूत्र के मार्ग का उल्लेख इसके गठन के अंग के आरंभ करें, मानव वृक्क में निस्पंदन एकक का नाम बताएं। तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले होता है आपका वृक्क में, किडनी से जाता है आपका मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रनली, यूरेटर, मूत्रनली, फिर मूत्राशय और फिर उसके बाद शिशन या मूत्रमार्ग के द्वारा मूत्राशय, जिसे हम इंग्लिश में अगर देखें तो अच्छा मूत्राशय, उसके बाद फिर शरीर से बाहर निकालने के लिए शिशन जो है उसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, या यूरिथ्रा भी जिसे कहा जाता है। तो ये होता है आपका किडनी के बाद आपका यूरेटर के बाद आपका हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद आपका यूरिथ्रा, जिसे हम पीनस भी कहते हैं। तो इस तरह ये आपका आंसर है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये आप देख सकते हो। अगला है ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा आप ले सकते हो, इसे आप मूत्र मार्ग लिख सकते हो, शिशन ना लिख के मूत्र मार्ग लिख सकते थे। ठीक है, अगला है रीना ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज़ की एक शीट चिपकाती है, वह क्षण चुंबक को इसके बीच में रखती है, क्षण चुंबक के चारों ओर समान है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं, इसका औचित्य क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो क्या होती हैं? बाहर अगर हम देखें, हमने पढ़ा था सिन, ठीक है, तो अगर साउथ और नॉर्थ इधर है तो अंदर की तरफ तो इस साउथ टू नॉर्थ आती है, साउथ टू नॉर्थ, और बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ, बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ। सिमिलरली ये भी आपका नॉर्थ टू साउथ और नॉर्थ टू साउथ इस तरह से बनती है, और डायरेक्शन इसका इधर होता है, इसका इधर होता है, और अंदर में इधर होता है। 2 मापदंड का उल्लेख करना है जो चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरह से वर्णित करने के लिए आवश्यक है। तो इसमें आपका मैग्नीट्यूड या जिसे हम कहें माप, चुंबकीय क्षेत्र का होना, और दिशा चुंबकीय क्षेत्र का, ये दोनों इम्पोर्टेंट है आपका।
अगला है दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है। क्योंकि अगर ये काटेंगी तो एक पॉइंट पे दो दिशाएं कंपास दिखाएगा, जो कि संभव नहीं है। और दक्षिण अंगुष्ठ नियम, या जिसे हम राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, कि जब एक आप सीधे करंट कैरिंग कंडक्टर को, या जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसको अगर आप सीधे हाथ में पकड़ते हो और उंगली अंगूठा की तरफ उसका दिशा हो, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसके चारों ओर, जिस प्रकार हमारे अंगूठे के चारों ओर बाकी उंगलियां रहती हैं, उसी प्रकार इस कंडक्टर या इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट आपका हमने करवा दिया है इसको। आप इसको अच्छे से, जो भी क्वेश्चंस आपके नहीं हुए हैं, इसको अच्छे से कॉपी में कर लेना, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अगर आप अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो और अच्छे सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।